तो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, एंड तक देखना। पूरी प्रॉब्लम जो आपको माइंड में चल रहा है, जो आपके माइंड में डाउट है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आज वीडियो होने वाला है बच्चे, बोसे बोर्ड क्या है, ये बोसे बोर्ड होता क्या है, ठीक है। ये क्या एनओएस बोर्ड की तरह ही होता है, ठीक है। क्या इसका फीस स्ट्रक्चर होता है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलती है, सिलेबस क्या रहता है। और बच्चों, बोसे बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड, एनओएस बोर्ड और बाकी अदर स्टेट बोर्ड से भी अच्छा नियम है, रूल है, रेगुलेशन है और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको। मतलब और भी अच्छे अच्छे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो इसी के बारे में आज वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बोसे बोर्ड क्या है, क्या आपको बोसे बोर्ड से एग्ज़ाम देना चाहिए, क्यों देना चाहिए और क्या आप दे सकते हैं, एलिजिबल है कि नहीं, पूरा डिटेल्ड में वीडियो रहने वाला है। मे बी दिस वीडियो विल बी द लॉन्ग, बट दिस विल बी द वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। चलिए बच्चे, कि बोसे बोर्ड क्या है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे, जो बोसे बोर्ड है आपका, ये बच्चे सिक्किम का ओपन स्कूलिंग बोर्ड है, जस्ट लाइक योर एनओएस बोर्ड। जो बच्चे एनओएस बोर्ड है नेशनल बोर्ड, बोसे बोर्ड और नेशनल एनओएस बोर्ड में क्या फ़र्क है। एनओएस बोर्ड बच्चे नेशनल बोर्ड है, लाइक अ सीबीएसई जो कि सेंट्रल बोर्ड है। बोसे बोर्ड स्टेट बोर्ड है, ओपन स्कूलिंग बोर्ड है। और बोसे बोर्ड का कोई एग्जाम सेंटर नहीं है। तो बच्चे क्या करना पड़ेगा आपको, बोसे बोर्ड का एग्जाम ऑनलाइन होता है। आप अपने घर पे बैठ के एग्जाम या फिर एग्जाम सेंटर पे जाकर के आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं बाय यूजिंग द लैपटॉप और द फोन, ठीक है ना। बोसे बोर्ड की शुरुआत बच्चे जब एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 में, तभी इसकी शुरुआत हुई थी बोसे बोर्ड की, ठीक है। अगर आपको ऐसा लोगो देखने को मिलता है, अगर आपको ऐसा लोगो कहीं देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो बोसे बोर्ड का है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे बोसे बोर्ड क्या है, ठीक है ना, बोसे बोर्ड के। हाँ, तो बच्चे हम बात करेंगे कि बोसे बोर्ड क्या है, फिर उसका फीस स्ट्रक्चर, फुल डिटेल में रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, लेट बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है मैंने, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, 4 सब्जेक्ट का बच्चे आप टीओसी कर सकते हो। एनआईओएस आपको बच्चे सिर्फ 2 सब्जेक्ट का टीओसी अलाउ करता है मैक्सिमम। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का मैक्सिमम टीओसी कर सकते हो। बात का मतलब समझो, अगर आप सीबीएसई का बच्चा हो और बच्चे आपका एक में कंपार्टमेंट आ गया आपका, तो बाकी 4 में पास हो, तो बाकी 4 सब्जेक्ट को सीबीएसई से डायरेक्टली एनआईओएस में सीबीएसई डायरेक्टली बच्चे आप बोसे बोर्ड में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप एनआईओएस बोर्ड में आते हो तो सिर्फ 2 ही ट्रांसफर होता है। एनआईओएस बोर्ड अच्छा है क्योंकि बच्चे रिलायबल है, पुराना है, ठीक है ना, और बहुत लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लगभग लगभग 10 लाख। बोसे बोर्ड भी बहुत बढ़िया है, रिकॉग्नाइज है, हर जगह वैलिड है, लेकिन बच्चे नया बोर्ड है, लेकिन इसके बारे में जानना आपके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी एग्जाम दे सकते हैं और एनओएस से बहुत ईजी होता है। इवन सीबीएसई तो बहुत टफ है इसके आगे, और एनओएस भी बहुत टफ है बोसे बोर्ड के आगे, ठीक है ना। तो आगे डिस्कस करते हैं यार। पहले भाई, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बोसे बोर्ड का फीस स्ट्रक्चर, कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। क्या है इसका फीस स्ट्रक्चर, कितना फीस लगता है। मैंने बोला 4 सब्जेक्ट का बच्चे आप मैक्सिमम टीओसी करा सकते हो। टीओसी पता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो बहुत बच्चे बोल रहे होंगे, सर आपने मेरा एडमिशन एनओएस में किया है, सर आप इसमें क्यों नहीं कर दिया आपने। तो बच्चे, इसमें आपको इसलिए नहीं किया बच्चे मैंने एडमिशन, क्योंकि आपको ये नया बोर्ड है, ठीक है ना, बट अच्छा बोर्ड है। लेकिन बच्चे कहीं कहीं, जहाँ कहीं वैसे तो बच्चे नीट में, जेई मेंस में, इंडिया में, इंडिया से बाहर कहीं भी जाओ वैलिड है ये, लेकिन बच्चे नया बोर्ड है, और नया बोर्ड के बारे में आपको जब तक पता ना हो, ठीक है, एनओएस बोर्ड है, पुराना बोर्ड है, कई साल हो चुके हैं, 40-50 साल हो चुके हैं, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना, क्रेडिबिलिटी बताना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी आने में भी टाइम लगेगा, बट बोर्ड इज़ अ बेस्ट गवर्नमेंट ऑथराइज बोर्ड है, ठीक है बच्चे। इवन आई एम द ऑथराइज पर्सन to tell you that this board is also a good board to give exam 10th और 12th। इवन आप वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो अपन फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। बच्चे, एक और डिफरेंस है एनओएस बोर्ड और बोसे बोर्ड में। एनओएस बोर्ड और बोसे बोर्ड का अंतर यह है, एनओएस बोर्ड का बच्चे फीस बहुत कम होता है, 3,000 2,000 के आसपास, लेकिन यहाँ बच्चे फीस आपकी एवरेज 10-12 हज़ार के आसपास जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा फीस पे करना है और एग्जाम का लेवल कम रखना है, तो बोसे बोर्ड में आप आ सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपये है 10वीं के लिए, और 1,000 रुपये ही 12वीं के लिए। बात समझते जाना। अगर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो 10वीं क्लास के लिए 6,000 रुपया, और 12वीं क्लास के लिए 7,000 रुपया।
तो मतलब यहाँ तक आपका हो गया 12वीं क्लास के लिए हो गया आपका 7 और एक 8,000 हो गया 8K, ठीक है ना। अगर के नहीं पता है बच्चों को तो मैं 8,000 रुपये लिख देता हूँ। और 10वीं क्लास के लिए अब तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। 10वीं क्लास के लिए बच्चे आपका फीस हुआ 7,000 रुपये, ठीक है। इतना में क्या होता है, एग्जामिनेशन फीस भी पे हो जाता है एनएमएस के अंदर, ठीक है ना। तो मतलब एनएमएस सस्ता बोर्ड है, मतलब कम खर्चा लगेगा, आपका पैसा कम लगेगा, ठीक है। और एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो आपको, जो कि एडवाइजर होता है कि लेना चाहिए, एनएमएस में बच्चे लेते हैं। तो 10वीं क्लास के हो तो 1200 और 12वीं क्लास के हो तो 1400 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं या पड़ेंगे। अब प्रैक्टिकल की फीस अलग होती है। यहाँ पे प्रैक्टिकल की फीस क्या है बच्चे, पर सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर 10वीं क्लास के हो, अगर 10वीं क्लास के हो तो 300 रुपये और 12वीं क्लास के हो तो 600 रुपये। तो आप ऐड करते जाना कितना फीस आपका लग रहा होगा। ये बच्चे 10,000 से प्लस भी जा सकता है आपका फीस, ठीक है। मैंने एवरेज बताया था आपको। एडिशनल सब्जेक्ट फीस अगर प्रैक्टिकल लिया है तो मतलब ऐसा सब्जेक्ट लिया है जिसके अंदर प्रैक्टिकल था लेकिन वो एडिशनल है, तो 180 रुपया पर सब्जेक्ट फॉर द, ठीक है बच्चे, सेकेंडरी का, और 180 रुपया ही 12वीं के लिए। अभी देखो एग्जामिनेशन फीस पर सब्जेक्ट, अभी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैंने बोला बच्चे आपको कि एनएमएस की फीस 8,000 रुपये है या 7,000 रुपये है या 6,000 रुपये है, तो वो टोटल फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस, प्रैक्टिकल की फीस, एग्जामिनेशन फीस, ऑल सब मिला करके। लेकिन बच्चे बोसे बोर्ड के अंदर आपका क्या है, पहले आपका आएगा फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर एग्जामिनेशन, फिर प्रैक्टिकल का फीस, तीनों की फीस अलग अलग लगी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फीस इसलिए बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एनएमएस से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम चाहते हैं ईजी हो, आसानी से पास कर सकूं, कम पढ़ना पड़े और ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। बेसिकली अगर आप 10वीं और 12वीं फेल हुए हो, कंपार्टमेंट आया है और एग्जाम घर बैठे ऑनलाइन देना चाहते हो या फिर सेंटर पर जाके ऑनलाइन एग्जाम लिखना चाहते हो, तो बच्चे दिस इज द बेस्ट बोर्ड फॉर यू। 2020 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये रिवोल्यूशन ला सकता है। आपके माता पिता का जो टेंशन है, जो आप फेल हुए हो, जो उनको शर्म का सामना करना पड़ रहा है अपने रिश्तेदारों के बीच में, उस शर्मा जी का लड़का जो 90% ले आया और आप फेल हो गए, तो इस बोर्ड से निकल के आप पास होकर निकल सकते हो। और ये सवाल आता है कि सर क्या ये वैलिड है, क्या सर गवर्नमेंट एग्जाम में वैलिड है? तो हाँ बच्चे, हर जगह वैलिड है, इंडिया से बाहर जाओगे तब भी वैलिड है। पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। अब क्रेडिट सब्जेक्ट फीस, मतलब कि टीओसी करवाओगे तो पर सब्जेक्ट फीस 1,000 रुपये लगेगा, ठीक है। अगर मतलब कि सीबीएसई से, समझना, सीबीएसई से सब्जेक्ट को बोसे बोर्ड में ट्रांसफर कराओगे तो आपको 1,000 रुपया पर सब्जेक्ट लगेगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब समझा आपने, वहाँ 7-8 हज़ार लग रहा होगा। अगर भाई 4 सब्जेक्ट का टीओसी करा लोगे तो 4,000 तो वैसे ट्रांसफर हो गया, एक का एग्जाम देना पड़ेगा, तो वहाँ फीस बच जाती है। मतलब आपका 10 से 12 हज़ार के अंदर सारा काम हो जाएगा, समझ रहे हो, 10 से 12 हज़ार में सारा काम हो जाएगा। तो बच्चे बोसे बोर्ड इज द बेस्ट बोर्ड, आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। हर बोर्ड अच्छा है, बट ये स्टेट बोर्ड है। क्या है ये स्टेट बोर्ड है, और आपका एनएमएस बोर्ड बच्चे सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है। तो ये आपकी इसकी कहानी है। अब आगे देखते हैं पार्ट एडमिशन का मतलब क्या है। पार्ट एडमिशन का मतलब होता है बच्चे कि अगर आपने पहले से 10वीं पास कर रखा है या फिर 12वीं पास कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, कोई सिमरन नाम का बच्चा है, कोई सिमरन नाम का बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चे सिमरन नाम का बच्चा है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे बच्चे को सिमरन नाम का बच्चा है, ठीक है। मान लीजिए कोई सिमरन नाम का बच्चा है, ये क्या 10वीं 12वीं पास है, 12th में पास आउट है, ट्वेल्थ पास आउट है और इसने 12th पास कर लिया था, ठीक है। 12th पास कर लिया था इसने, ठीक है बच्चे, बच्चा 12th पास आउट है। लेकिन बच्चा चाहता है कि सर मैं ना फिर से 12th पास करूं या फिर सर स्ट्रीम चेंज करूं या फिर सर एक सब्जेक्ट का और एग्जाम दूं। फॉर एग्जांपल ये साइंस स्ट्रीम से पास आउट थी, ठीक है ना, लेकिन मैथ्स था इसके पास। अब बच्चा चाहता है कि मैं नीट का एग्जाम दूं, तो अगर नीट का एग्जाम देना चाहेगा तो उसको बायोलॉजी भी चाहिए। और बायोलॉजी चाहिए बच्चे तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम देगा, नेवर उसके अलावा इंस्टेड ऑफ 12वीं का एग्जाम पूरा देगा। मतलब पूरा 12th दोबारा नहीं देगा, नहीं देगी, वो सिर्फ बायो सब्जेक्ट को ऐड करेगी, उसका एग्जामिनेशन फीस रजिस्ट्रेशन फीस पे करेगी, एंड एक सब्जेक्ट का एग्जाम देके सर्टिफिकेट प्राप्त करके नीट में एडमिशन मिल जाएगा, मतलब एमबीबीएस कर पाएगी। या फिर इंजीनियरिंग का कोई बच्चा है, बीटेक करना चाहता है, तो सेम प्रोसेस उसका भी रहने वाला है, या बीसीए, बीटेक, बीबीए, एमबीए, जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगा। मतलब एक सब्जेक्ट में एग्जाम देना, 2 सब्जेक्ट में एग्जाम देना, 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देना या 4 सब्जेक्ट में एग्जाम देना,
विदाउट, अगर आप ऑलरेडी पास आउट हैं, अगर आप ऑलरेडी पास आउट हैं और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में एग्जाम देते हैं तो उसको पार्ट एडमिशन कहते हैं। अब ठीक है भाई, जब यहाँ पे आ गए, अभी पार्ट एडमिशन लोगे तो 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट फीस आएगी 10वीं के लिए, और 12वीं के लिए 2,500 रुपये पर सब्जेक्ट फीस आएगी। ये रहा आपका फीस स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे, यह रहा आपका फीस स्ट्रक्चर। अब अगला सवाल है बच्चे, अगला सवाल लाने से पहले थोड़ा इसको क्लीन किया जाए। ठीक है बच्चे, अब फीस स्ट्रक्चर 10th और 12th का हमने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ध्यान से दोबारा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं। अब बच्चे अदर फीस क्या क्या होता है वो भी समझ लो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीस लगेगा, लेकिन एग्जाम इजी रहता है, बहुत ज़्यादा इजी रहता है। अगर मैं 10 के 10 एक लेवल है, ठीक है, स्केल है, और सीबीएसई को मैं दूंगा 10 में से 9, एनआईवीएस उसको दूंगा 10 में से 6 या 7, इसको दूंगा 10 में से 3 मार्क्स, मतलब इतना ईजी रहता है। इतना मार्क्स मतलब कि इजी लेवल, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रोशर, मतलब कि जो ब्रोशर आप बाय करेंगे तो वो 250 रुपये का आएगा। ठीक है, अगर रीवैल्यूएशन कराओगे आंसर पेपर का तो 1,000 रुपये लगेगा, एनआईवीएस में 1200 लगता है। ठीक है ना। फिर अगर आप करोगे सब्जेक्ट चेंज ऑफ एग्जामिनेशन, अगर सेंटर चेंज करना चाहोगे, मतलब आपने ऑनलाइन सेंटर चूज कर लिया है, घर के बहुत दूर है, तो 500 रुपये लगेगा चेंज करने का। ठीक है ना। अगर रीटोटल कराना चाहते हो, मान लो फेल हो गए हो या फिर ऐसा लग रहा है नहीं सर मेरे तो अच्छे मार्क्स आने थे लेकिन कुछ तो दिक्कत हुआ है, तो उसको करवाने का 500 रुपये खर्चा आएगा। अगर डुप्लीकेट मार्क्स कार्ड चाहिए, मतलब मार्कशीट चाहिए, तो भी 500 लगेगा, वहाँ लगता है 420 रुपया। ठीक है, कंसोलिडेट मार्कशीट चाहिए तो 500 रुपया, वहाँ भी लगता है 420 रुपया, वहाँ मतलब एनआईवीएस में लगता है। ठीक है, मैं सिंपल चाहता हूँ बच्चे, एनआईवीएस से कंपेयर कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पता चले। और सीबीएसई तो बच्चा रेगुलर बोर्ड है, अगर हम दोनों सीबीएसई और एनआईवीएस को बोर्ड को कंपेयर करके, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि सीबीएसई इवन अच्छा बोर्ड है एनआईवीएस से, ऐसा कह सकते हैं कि वो रेगुलर बोर्ड है, आपको रेगुलर स्कूलिंग का फील मिलता है। लेकिन एनआईवीएस बोर्ड बुरा नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है, लाखों और हर साल 10 लाख बच्चे पेपर दे रहे होते हैं। ठीक है ना, तो मतलब बुरा नहीं है एनआईवीएस, ये भी बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है। इसके बारे में भी अगर आपको बाकी सारे डाउट क्लियर होते हैं आपके और आप सेटिस्फाई होते हो तो बच्चे आपका एडमिशन मैं कर सकता हूँ। आप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कांटेक्ट कर लेना, आपका मैं एडमिशन कर दूंगा। बाकी आपको पढ़ाने की कोर्सेज मिलना चाहिए तो आपको कोर्सेज भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी नॉमिनल सी फीस रहती है जो कि बच्चे एनआईवीएस की या फिर बोसे बोर्ड की फीस है वो। ठीक है, अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो हाँ भाई 400 रुपया। अब जैसे ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट आया बच्चे, एक मन में आता है क्या सर टीसी मिलेगा मुझे, क्या मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा? तो फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ना ही एनओएस देती है, ना ही आपका ये बोस देता है। मतलब ओपन बोर्ड बच्चे ना ही करेक्टर सर्टिफिकेट देगा आपको, ना ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट देगा, सिंपल माइग्रेशन कम पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो हर जगह वैलिड रहता है। फिर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ऑथेंटिसिटी ऑफ अ सर्टिफिकेट फॉर द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड द एम्प्लॉयर इंडिविजुअल लर्नर, 500 रुपये पर डॉक्यूमेंट। ठीक है बच्चे, अब ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट, मतलब कि अगर आप पास हो गए हैं, अब बोसे बोर्ड से आप मान लीजिए आपने बोसे बोर्ड में एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया और पास हो गए। अब रिजल्ट कब आता है? तो 4 हफ्ते में, 4 से 6 हफ्ते में, मतलब कि एनओएस वाला इस कहानी है, 30 दिनों से 45 दिनों के बीच में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, वो एनओएस का भी ऐसे ही आता है, 2-4 दिन आगे पीछे चलता है। सरकारी भाई, ये भी सरकारी है, वो भी सरकारी है, सीबीएसई भी सरकारी है, थोड़े सरकारी काम है। ठीक है ना, थोड़ा स्लो होता है लेकिन बच्चे बिल्कुल सटीक होता है, बढ़िया होता है और बहुत सही होता है, रिलायबल होता है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। अगर किसी सरकारी काम है, सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं आप और अपना काम करवा रहे हैं, थोड़ा हो सकता है आपको चक्कर लगाना पड़ जाए 2-3 बार, लेकिन बच्चे आपका काम बिल्कुल परफेक्ट 100% श्योरिटी के साथ होता है। तो बच्चे हमेशा रिलायबिलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, रिलायबल चीज़ें होनी चाहिए। और हमारे सरकारी संस्था हैं जो हमारे बच्चे जो बच्चे मोदी जी हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी आपके लिए ऑप्शन ला दिया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 का, उसी के पार्ट के अंदर वो से आया था। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आता है वेरिफिकेशन ऑफ फॉरेन, मतलब कि अगर आप बोर्ड से पास आउट कर लेते हैं, अब 12वीं पास कर गए हैं, अब आपको चाहिए कि मैं तो सर जाऊँगा यूक्रेन, मैं तो जाऊँगा सर केन्या,
सर मैं तो जाऊँगा अमेरिका, सर मैं तो जाऊँगा रसिया। और क्यों जाओगे? सर मुझे डॉक्टरी करना है, सर मुझे बीटेक करना है, सर मुझे एमबीए करना है। तो अगर ये सब करना है तो आपको अपने सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी के लिए, उस यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर। तो 5,000 का खर्चा आएगा आपको उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद एडवांस लर्नर प्रोग्राम फीस, मतलब कि अगर आप लर्निंग प्रोग्राम लेते हैं तो आपको 7,000 का खर्चा आता है वहाँ पर। तो आपको लग रहा होगा सर ये फीस तो बहुत ज़्यादा है, ये 25-30 हज़ार लगेगा। नहीं बच्चे, आप मिसकंसेप्शन मत आओ। सिंपल से नॉमिनल फीस आएगी 10 से 12,000 रुपये। 10 से 12,000 में आपका 10th भी हो जाएगा और उसी के अंडर में आपका 12th भी हो जाएगा। इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने आपको प्रॉपर डिटेल बता दिया है, ठीक है। तो अब ये रहा फीस का डिटेल, ठीक है। सबसे पहले बच्चों को डाउट रहता है, सर फीस बता दो, सर फीस बता दो बस एक बारी। और वर्मा सर एक बारी फीस बता दोगे तो हो जाएगा। तो बच्चे सबसे पहले फीस बताया आपको, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। अब बच्चे नोट लिखा हुआ है द एडमिशन फीस डज नॉट इंक्लूड द एग्जामिनेशन फीस। मैंने आपको बताया जो एडमिशन फीस है वो एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड नहीं करता है। एग्जामिनेशन फी मस्ट बी पेड सेपरेटली विद इन द स्पेसिफिक डेट, मतलब जो एग्जामिनेशन फीस रहेगा वो अलग से पे करना पड़ेगा जो डेट आएगा बोसे की तरफ से। 50% फीस कंसेशन इज एडमिसिबल टू द और कैंडिडेट ऑफ द सिक्किम बोर्ड। अब बोसे बोर्ड जो है बच्चे वो सिक्किम बोर्ड का है, सिक्किम के है। तो अगर कोई बच्चा सिक्किम का है, उसके पास सिक्किम का डोमिसाइल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो उसको 50% कंसेशन मिल जाएगा, मतलब 50% उसको फीस कम देना पड़ेगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल फीस ऑफ द सब्जेक्ट सेलेक्टेड विद द बोसे अंडर द टीओसी विद द सेम एज पर द सब्जेक्ट फीस एंड सीनियर सेकेंडरी प्रोग्राम। मतलब लिखा हुआ है कि अगर बच्चे आप टीओसी ले रहे हैं, अगर आप सीबीएसई से एनओएस के अंदर या सीबीएसई से बोसे बोर्ड में आप टीओसी ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चे ये है कि 4 सब्जेक्ट का अगर टीओसी ले रहे हो, मैक्सिमम 4 का ले सकते हो, यहाँ पे सीबीएसई में ओनली 2 का ले सकते हो। तो अगर 4 का ले रहे हो तो इनके डेटाबेस में वो सब्जेक्ट अवेलेबल रहना चाहिए। अगर सीबीएसई में आपने कुछ 4 से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी पढ़ा है तो 4 सब्जेक्ट वो हो गए, वो चारों सब्जेक्ट इनके डेटाबेस में रहेगा तभी आपका टीओसी हो पाएगा, ठीक है। बात को समझो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर प्रैक्टिकल एंड एग्जाम फीस ऑफ सब्जेक्ट सेलेक्टेड अंडर द पार्ट एडमिशन विल बी द सेम एज अबव एंड बोसे इज द sole declination can be of a scholarship to the meritorious learner। meritorious learner मतलब कि आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, ठीक है बच्चे। और इसका जो बच्चे जो मेरा पर्पस है या फिर बच्चे जो बोसे बोर्ड का पर्पस है, जो एनओएस बोर्ड का पर्पस है, ये अगर बच्चे गवर्नमेंट आपके लिए इतनी सारी फैसिलिटी ला रही है या फिर बच्चे मैं आपके लिए इतना वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका क्या पर्पस है? तो इसका पर्पस है बच्चे रीचिंग द अनरिच, मतलब कि उन तक पहुँचना है जिन तक अब तक कोई नहीं पहुँच पाया, रीचिंग द अनरिच, ठीक है। रीचिंग द अनरिच, अनरिच्ड मतलब कि ठीक है वहाँ उन बच्चों तक पहुँचना है जहाँ तक अब तक कोई भी नहीं पहुँच पाया। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द ऑल ओपन बोर्ड। आपका बोसे बोर्ड है या फिर मेरा पर्पस भी बच्चे यही है, ये वीडियो बच्चे उस बच्चे तक पहुँचना चाहिए जिसको ऑलरेडी नीड है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो की। उसको नहीं पता बोसे बोर्ड क्या है, बस वो सुनता आ रहा है कि कोई बता ही नहीं रहा है एग्जाम फीस क्या है, बस अपना एक्स्ट्रा ऐड करके उसको बता रहे हैं। लोग एक्स्ट्रा लूटना चाह रहे हैं, लोग मतलब पता है आपको काटना चाहते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन आपको मैक्सिमम लोग ऐसे मिलेंगे कि बस एक्स्ट्रा फीस ले लूँ, बच्चे से निकाल लूँ। बच्चे मेरा पर्पस है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो बच्चे आप क्या करेंगे, आप रिकमेंड करेंगे, और रिकमेंड करने से बच्चे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, मेरी भी बढ़ेगी, बोसे बोर्ड की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, इवन आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर आप बोसे बोर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करोगे, अपने 4 दोस्तों को दिखाओगे, तो बच्चे इवन द सबका फायदा है, आपका भी तो फायदा है ही, क्योंकि आपकी लाइफ सुधर रही है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। अगला आता है बच्चे, अब कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि बोसे बोर्ड में लाइक कुछ डायरेक्टर्स हैं, मेंबर, चीफ मेंबर हैं, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बच्चे ये है, ठीक है ना, कि भाई वाइस चेयरपर्सन कौन है। तो बच्चे वाइस चेयरपर्सन जो है, वाइस चेयरपर्सन है हमारे टू बी अपॉइंटेड, मतलब कि अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये बच्चे सारा नॉलेज कहाँ से लाया गया है, ये बच्चे बोसे बोर्ड के साइट से मैंने निकाला है, ठीक है ना। जो चेयरपर्सन है बच्चे वो एक्स चेयरपर्सन थे कुलदीप अग्रवाल, ठीक है ना। तो ये है, और वाइस चेयरपर्सन है तो वो उनको अपॉइंट किया जाएगा। मतलब बच्चे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपके नॉलेज का नहीं है, आपको नीड भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई कि मैं जिस बोर्ड से एग्जाम दे रहा हूँ कि वहाँ तो कोई ऑथराइज पर्सन है ना,
मतलब, ठीक है ना। तो ऐसा है, ठीक है ना। सारे पर्सन बच्चे ऐसे हैं जो पहले इग्नू में प्रोफेसर थे, या फिर बच्चे इग्नू में उन्होंने पढ़ा रखा है, या इग्नू को पहले वो डायरेक्टर थे, या फिर सोल के डायरेक्टर थे, तो मतलब कोई एनओएस का डायरेक्टर था। मतलब बच्चे एक ऑथराइज पर्सन ही इसमें ही आया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ऑथराइज है, यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब 2 नॉमिनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम आउट ऑफ विच ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब एक्स प्रोफेसर मेंबर जो है सेक्रेटरी इन चार्ज एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर इन चार्ज एंड स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। मतलब कि बच्चे ऑथराइज पर्सन ही अवेलेबल रहते हैं। अब मेंबर कौन है यहाँ का, तो बच्चे कि यहाँ पे भी मतलब देखो यार, इंडिया में तो पॉलिसी है कि हर जगह एक फीमेल कैंडिडेट को ऑप्शन दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, तो यहाँ भी है, ठीक है ना। तो ऐसा है। बाकी बच्चे इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, मतलब ऑथराइज पर्सन अवेलेबल है, इवन इसका मतलब है दिस बोर्ड इज ऑल्सो ऑथराइज बोर्ड एंड यू कैन टेक एडमिशन इन दिस बोर्ड ऑल्सो। और आपको एडमिशन लेना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है द लर्नर हु सीक एडमिशन इन द एनओएस ऑन द बोसे ऑफ द सीनियर सेकेंडरी स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन रिक्वायर्ड टू सबमिट द ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कि नीचे दिया गया है, ठीक है ना बच्चे। मतलब कि अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उनको ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। तो ये आप मुझे भेजेंगे, ये काम तो मैं करने वाला हूँ आपके लिए, कि आप आधार कार्ड देंगे, ठीक है, आपके लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास तो बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड भी चलेगा, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए, ठीक है। या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड ऑन द विद डेट ऑफ बर्थ। वैलिड रेजिडेंस मतलब कि एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, तो आधार कार्ड भी काम कर जाएगा, या फिर आप बच्चे आपका वोटर आईडी है तो वोटर आईडी चल जाएगा। और कोई बच्चा है 15 साल का तो उसके बाद कहाँ से आएगा वोटर आईडी, तो आधार कार्ड इज वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर दिस पर्पस। अगर बच्चे सिक्किम का बच्चा है और 50% अपना कम करवाना चाहता है फीस, तो उसको डोमिसाइल चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो दिल्ली का कोई बच्चा है और दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको 85% का उसको कंसेशन मिलता है या फिर रिजर्वेशन मिलता है। तो उसके पास दिल्ली का क्या होना चाहिए बच्चे, दिल्ली का उसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल मतलब वहाँ के मैं रेजिडेंट हूँ, ठीक है ना, वहाँ का वहाँ रहता हूँ। अगर 15 साल का है बच्चा तो वो सेकेंडरी का एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। और बच्चे अगर आप 10वीं का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 10th पास करना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चे अगर आप SC ST OBC हैं तो सेल्फ अटेस्टेड, मतलब कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसको फोटो कॉपी करके नीचे साइन कर दोगे और डेट लिख दोगे, उसके बाद ही अपलोड होगा, ठीक है। फिर अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट लगेगा, मतलब कि फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अगर 12th में लोगे तो। और अगर 10th में एडमिशन लोगे और 8वीं पास नहीं हो तो बस एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगेगा, इसको हम बच्चे कहते हैं सेल्फ सर्टिफिकेट, और सेल्फ सर्टिफिकेट लगेगा और वो अपलोड करेंगे तो 10वीं एडमिशन ले पाओगे। मतलब कभी पढ़ाई नहीं किया है तब भी 10th कर सकते हो, चाहे एनओएस बोर्ड से चाहे बोसे बोर्ड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे हैं कि बोसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन द सेकेंडरी। देखो बच्चे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप 10वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 8th या फिर 9th पास होना चाहिए, ठीक है, तो 10वीं में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप 10वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 15 साल का होना पड़ेगा, ठीक है। एक बात और बच्चे, अगर आपको 10वीं में एडमिशन लेना है और आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है तो आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सेल्फ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि मैं आपके लिए बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें लिखा होता है कि जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम दे रहा हूँ उस लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना और बोलना मुझे आता है। तो ये होता है सेल्फ सर्टिफिकेट, जो कि मैं आपको बना के दूंगा। अभी बच्चे एग्जाम कब कब होता है, तो 2 ब्लॉक होते हैं। जब जब एनओएस का एग्जाम होता है, बात समझना, जब जब एनओएस बोर्ड का एग्जाम होता है, ऑन डिमांड एग्जाम, पब्लिक एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम, ठीक है, जब जिस महीने में हो रहा होता है उस महीने में बच्चे आपका बोसे बोर्ड का एग्जाम होता है। तो बात को समझना, मतलब बहुत कम डिफरेंस है दोनों बोर्ड के अंदर। बस डिफरेंस ये है कि इस बोर्ड का एग्जाम ऑनलाइन होता है और वहाँ पे एनओएस, इसके लिए कोई ऑफलाइन सेंटर नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे आप लिख के जाके एग्जाम लिखते हो। बस यहाँ पे आपको लैपटॉप या फ़ोन का इस्तेमाल करके एग्जाम देना होता है एनओएस में। लेकिन क्या होता है, आपके पास जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं एनओएस के खुद के रीजनल सेंटर खुले हुए हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, आगे आगे बात करते हैं, मतलब आगे देखते हैं बच्चे। तो बच्चे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप 8वीं पास हो या फिर सेल्फ सर्टिफिकेट है तो आप 10वीं कर सकते हो, और अगर 10वीं पास हो, 10th पास हो तो 12th कर सकते हो, सिंपल है। 10वीं के लिए एज लिमिट क्या है, 15 साल, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, आपने बोसे बोर्ड में एडमिशन ले लिया, ठीक है,
लेकिन अब चाहते हैं नहीं सर अब तो मैंने एडमिशन ले लिया लेकिन अब नहीं करना चाहता मैं, सर मैंने एडमिशन ले लिया लेकिन अब मैं नहीं पढ़ना चाहता बोसे बोर्ड से, अब मुझे एडमिशन कैंसिल करना है। तो बच्चे अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन 1000 रुपये काट लिया जाएगा, जितना भी अमाउंट पे किया है उसमें से 1000 रुपये काट लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपने असाइनमेंट वगैरह और प्रैक्टिकल वगैरह का डेट आ चुका है तो बच्चे एडमिशन कैंसिल होगा ही नहीं, और मतलब अगर कैंसिल फिर भी करना है तो एग्जाम देने मत जाओ, फीस वापस नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चे एक बात और ऐड कर देता हूँ, अगर कोई बच्चा एनओएस का मुझे देख रहा है, जस्ट फॉर नॉलेज, अगर आप एनओएस में एडमिशन लेते हो, आपका मन बदल जाता है कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा सर मुझे एडमिशन कैंसिल कर दो, तो बच्चे एनओएस की फीस नॉन रिफंडेबल होती है, गूगल भी कर सकते हैं आप, एनओएस खुद से फीस रिफंड नहीं करता है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे विजन क्या है, तो विजन यही है बच्चे, रीचिंग द अनरिच, मतलब कि वहाँ तक पहुँचना है, उन बच्चों तक पहुँचना है जो डिसेबल हैं या फिर ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट आता है लेकिन स्कूलिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। कोई रिमोट एरिया में रहता है, कोई पहाड़ों पर रहता है, कोई ऐसे देहात गाँव में रहता है, कोई रूरल एरिया में रहता है, तो बच्चे बोसे बोर्ड उसके लिए रामबाण साबित हो सकता है, ठीक है बच्चे, उसके लिए बहुत बढ़िया बन सकता है, उसकी लाइफ सुधार सकता है। वह बच्चे जो एग्ज़ाम जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं लेकिन जॉब कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे वो ऑनलाइन एग्जाम दे करके पास होकर के एटलीस्ट बेसिक स्टडी कंप्लीट कर सकता है, चाहे वो 10वीं का हो चाहे वो 12वीं का कंप्लीट कर सकता है। या फिर स्किल अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहता है तो बोसे बोर्ड के अंदर आपके अपने अंदर वो स्किल भी डेवलपमेंट कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है, बहुत बढ़िया बोर्ड है, और बच्चे बहुत सही है। अगर आप थोड़ा नॉलेज रखोगे, अगर आपको थोड़ा डाउट है तो एक काम कर लेना, कॉल कर लेना या फिर व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है ना। अगर मैं कॉल ना पिक कर पाऊँ तो व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। वैसे बच्चे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके पास टाइम कम है तो 1.5x पर देख लो, लेकिन देखना पूरा, अगर पूरा देखोगे तो डाउट रहेगा ही नहीं, डाउट रहे ना, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ आपको मैं, आपके लिए मैं, ठीक है ना। तो बच्चे वोकेशनल स्किल कर सकते हो उन बच्चों तक जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचना चाहता है। रीचिंग द अनरिच, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया बच्चे, रीचिंग द अनरिच मतलब उन बच्चों तक पहुँचना है जहाँ तक कि अभी तक कोई नहीं पहुँच पाए, मतलब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। जहाँ बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे बोसे बोर्ड इज अ डूबते के लिए तिनके का सहारा, अगर डूब रहा है तो तिनके का सहारा बनेगा बोसे बोर्ड, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, स्कूल ही नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है। और ऐसा इंडिया में है, अगर आप पहाड़ों पर जाओगे जहाँ पे रूरल एरिया है तो नहीं, बहुत डेवलपमेंट हुआ है इन दिनों हमारे इंडिया में, लेकिन आज भी ऐसे प्लेस हैं जहाँ बच्चे स्कूल्स नहीं है, तो बच्चे बोसे बोर्ड आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर इंटरनेट आता है, और जो कि ऑल ओवर इंडिया में आता है इंटरनेट, तो बस इंटरनेट का इस्तेमाल करके मोबाइल, जिस मोबाइल से आप देख रहे हो या लैपटॉप का इस्तेमाल करके घर बैठे एग्जाम दे सकते हो, या फिर आप सेंटर पर जाके एग्जाम दे सकते हो जहाँ पे ऑनलाइन सेंटर आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, फीस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, टाइम फ्लेक्सिबल है, आसानी से पढ़ सकते हो, घर में बैठे पढ़ सकते हो। सिलेबस आपका सीबीएसई वाला है, एनआईएस वाला है, सिलेबस और बुक्स और असाइनमेंट प्रैक्टिकल जितने भी हैं सब एनआईएस वाले हैं, ठीक है ना, सब एनआईएस वाला है, तो कोई भी अलग नहीं है, ठीक है ना, सब पूरा एनआईएस वाला ही आपसे पूछा जाता है। आगे देखते हैं अभी क्या बच्चे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कैसे होता है। तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, कंप्लीट द प्रोग्राम में बी सीक द एडमिशन ऑफ रिस्पेक्टिव कोर्स और बोसे अवेल द फैसिलिटी ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब बच्चे सिंपल है कि बोसे बोर्ड का इस्तेमाल करके आप स्किल एजुकेशन भी ले सकते हैं, इवन 10-12 तो करना ही कर सकते हैं, स्किल एजुकेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, बच्चे, तो लर्नर हैज़ द ऑप्शन टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। मतलब लर्नर के पास ऐसा एबिलिटी होता है कि वो क्या कर सकता है, अवेल कर सकता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। मतलब कि आप एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेते हो तो बच्चे वहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट अलाउ होते हैं ट्रांसफर, लेकिन बच्चे बोसे बोर्ड के अंदर, बोसे बोर्ड में आपको कितना, तो बच्चे 4 सब्जेक्ट, मतलब 5 तो पासिंग के लिए चाहिए, 4 सब्जेक्ट तक अवेल कर सकते हैं। नेवरदलेस, बात समझना कि बच्चे आपके पास वो 4 सब्जेक्ट जो है, और जो सीबीएसई वाला है या फिर अदर स्टेट बोर्ड वाला, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूके बोर्ड, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड, तो वो सारे बोर्ड में जो 4 सब्जेक्ट आप टीओसी लेना चाहते हो वो बोसे बोर्ड में अवेलेबल होना चाहिए, पहला ही नियम है ये है। और उन चारों में आप पास होने चाहिए, मतलब मिनिमम 33% आना होना चाहिए, चारों में पास रहोगे, ओनली 5 सब्जेक्ट का ट्रांसफर होता है, ठीक है भाई, ये बहुत बात समझ गए आप। अब टीओसी का चार्ज है, टीओसी का चार्ज 1000 रुपया पर सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, ये है बोसे की साइट पर, सबसे पहले यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी टू इज एडमिसेबल ओनली द सबमिशन ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट। मतलब कि बच्चे सिंपल है कि जो आपका ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट तभी होगा जो आपका सीबीएसई वाला मार्कशीट है या फिर एनओएस वाला मार्कशीट है, या फिर बच्चे आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या अदर किसी भी स्टेट का मार्कशीट है, तो उन मार्कशीट का हार्ड कॉपी को आपको देना पड़ेगा बोसे बोर्ड के अंदर, तभी ओरिजिनल हार्ड कॉपी ऑफ बोसे बोर्ड का मार्कशीट मिलेगा, सर्टिफिकेट
मिलेगा। और टीओसी की फीस 1000 रुपये है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे आता है आपका कि फैसिलिटी ऑफ टीओसी विल बी परमिसिबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो भाई टीओसी कब कब अवेलेबल है? तो बच्चे आपने जो एग्जाम दिया जिसमें आप फेल हुए हो तो मिनिमम 5 साल तक वैलिड होता है। अगर आप सीबीएसई का एग्जाम दिया है, एनआईएस का एग्जाम दिया है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड में आपने एग्जाम दिया है और आप फेल हुए थे, कंपार्टमेंट आया था, तो वो 5 साल तक वैलिड है। 5 साल तक के अंडर में आप टीओसी उसका ले सकते हो। नेवर उसके बाद बच्चे आपने टीओसी ले पाओगे, वो जीरो हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ जाना। पहला पॉइंट कहता है लर्नर हु हैज नॉट क्वालिफाइड इन हिज कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ही पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट इन अवेल द बोर्स। मतलब अगर वो एक सब्जेक्ट में भी पास है तो वो बोर्स को अवेल कर सकता है, बोर्स में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अगला पॉइंट आता है टीओसी फैसिलिटी अप टू द मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। मतलब टीओसी के अंदर आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का टीओसी ले सकते हैं। ये मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ और ये पिछली बार बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब 4 सब्जेक्ट तक आप टीओसी ले सकते हो, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ले सकते हो। अदर बोर्ड के मार्कशीट से 4 सब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा आपका इस बोर्ड के अंदर। तो कितना इंपॉर्टेंट बात है, कितना सही बात है ये, ठीक है ना। उसके बाद लर्नर इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज हर टीओसी डेटा वेरीफाई फ्रॉम द कंसर्न बोर्ड एंड हिज he or she required to submit the same verified result TOC data along with the admission application form at the time of एडमिशन अंडर द टीओसी। मतलब सिंपल है, जब टीओसी के टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो बच्चे आपका जो हार्ड कॉपी रहेगा पिछले बोर्ड का वो आपको सबमिट कराना पड़ेगा इस बोर्ड के अंदर, तभी वो आप अवेल कर पाओगे, ठीक है ना। और क्या क्या देना पड़ेगा? तो आप पिछला रिजल्ट देना पड़ेगा और एडमिशन फॉर्म देना पड़ेगा इस वाले बोसे बोर्ड का, ठीक है ना, वो आपको भेजना पड़ता है। अब अगला पॉइंट आता है द सब्जेक्ट विच आर अवेलेबल इन द बोसे बोर्ड ऑफ अ स्कीम स्टडी एंड बोसे स्कीम। मतलब कि मैं आपको बता चुका हूं, जो बोसे बोर्ड में सब्जेक्ट अवेलेबल रहेगा उसी का टीओसी ले पाओगे। जो बोसे के डेटाबेस में नहीं अवेलेबल है, ठीक है ना, तो उसका आप टीओसी नहीं ले पाओगे, ठीक है ना, बात को समझना। अगला पॉइंट आता है लर्नर विल हैव टू पे द रिक्विजिट फी फॉर द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट फॉर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द टीओसी रिक्वायर। मतलब जितने सब्जेक्ट का उसने टीओसी लिया है उतने ही सब्जेक्ट का उसको टीओसी का फीस देना पड़ेगा। 4 का लिया है तो 4000, 3 का लिया है तो 3000, 2 का टीओसी लिया है तो 2000 और 1 का टीओसी लिया है तो 1000 रुपये देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लर्नर विल हैव टू द ऑप्शन टू गेट द क्रेडिट ट्रांसफर द मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब वो 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर कर सकता है पेरेंट बोर्ड से, प्रोवाइडेड दीज सब्जेक्ट आर द पास विद एट 33%। मतलब कि 33% उसके आने चाहिए। मैंने ऑब्वियसली बात पहले बताया कि जब तक 33% नहीं आएगा वो बच्चा उस सब्जेक्ट में पास नहीं है, ठीक है ना। तो पास नहीं है तो यार फिर टीओसी होगा ही नहीं। अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट कहता है व्हाइल द अप्लाइंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट लर्नर इज रिक्वायर्ड टू सेंड द पेरेंट बोर्ड, है ना। सिंपल मैंने बताया जिस दिन एडमिशन लिया उसके 10 दिन के अंदर आपको अपना जो मार्कशीट है हार्ड कॉपी वाला वो भेजना पड़ेगा आपको बोसे बोर्ड के अंदर उनके हेडक्वार्टर पर, ठीक है ना। और अगर आप ये नहीं भेजते हैं फिर 500 पर सब्जेक्ट के लेट फीस आपको और देना पड़ता है। बात को समझना। फॉर एग्जांपल आज आप 1 तारीख है, 1 जनवरी है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आपने एडमिशन लिया तो आने वाले 10 जनवरी के बीच तक आपको अपना हार्ड कॉपी और एडमिशन फॉर्म दोनों अटैच करके पार्सल करना पड़ेगा हेडक्वार्टर में। और अगर आप ये नहीं करते हो और 10 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो जितने भी सब्जेक्ट का आपने टीओसी लिया है उस सब्जेक्ट के हिसाब से 500 रुपया एक्स्ट्रा लेट फीस देना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ में आई है, ठीक है ना, कि 500 रुपया देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और बाकी टीओसी की फीस तो देना पड़ेगा ही 1000 रुपया, उसके अलावा 500 की बात हो रही है यहाँ पे। और 10 दिन के अंदर नहीं दोगे तो देना पड़ेगा। अब बच्चे ये कुछ अचीवमेंट है, देखो बोर्ड नया है, ठीक है ना, बहुत सारे तो फैसिलिटी बोर्ड के पास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, बच्चे लोग आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो जैसे बच्चे पास हो रहे हैं बच्चे तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। और जैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है बोर्ड की बच्चे तो अलग अलग फैसिलिटी, अलग अलग अवार्ड्स, अलग अलग चीज़ें इनको प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो ये है, देखो जरा अभी क्या लिखा है, बोथ से रिकॉग्नाइज लर्निंग ओपनिंग स्कूल, कितना इनोवेटिव, सबसे अच्छा इनोवेटिव लर्निंग स्कूल, ओपन लर्निंग स्कूल है। और क्या है भाई, बोसे बोर्ड को क्या बोला, एनी नैप 2020 के अंदर रोल ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड बोला गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई, आगे क्या है वर्कशॉप, मतलब कि एनसीईआरटी के वर्कशॉप में भी इनको बुलाया गया, ठीक है ना। तो मतलब कितना बड़ी बात है, एनसीईआरटी यार ऑल ओवर इंडिया में काम करता है, ठीक है ना, और बोसे बोर्ड भी ऑल ओवर इंडिया में काम करता है। अगर मतलब कोई बोर्ड को पैन इंडिया अगर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, अगर पैन इंडिया आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, दैट मीन्स दिस बोर्ड इज अ ऑर्थोराइज बोर्ड। मैं बस आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि फीस बताया मैंने, बोसे बोर्ड के बारे में बताया क्या है, कब शुरू हुआ, 2020 में शुरू हुआ, ठीक है ना।
तो बच्चे इसके बारे में और एक बात और कि दिस बोर्ड इज अ ऑथराइज्ड बोर्ड, ये एक ऑथराइज्ड बोर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है आपका। अगर आप कम पढ़ते हो फिर भी आप 10th और 12th पास करना चाहते हो तो और पैसा थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा लेकिन 10,000 के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको काम हो जाएगा और आप पास भी आसानी से हो जाओगे। चलिए आगे ये सब बच्चे कि ये है कि तुमको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है ना, असेसमेंट वगैरह के लिए, ठीक है ना। ये सब मतलब ये सब अचीवमेंट्स है, क्या है, इस बोर्ड के अचीवमेंट्स हैं जो ये प्राप्त है। तो क्या लिखा है, वर्कशॉप फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन प्रैक्टिस एंड द इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड, ठीक है ना। और क्या दिया भाई, और कुछ है क्या, और है नेशनल लेवल ऑफ वर्कशॉप ऑन द स्कूल असेसमेंट एग्जामिनेशन प्रैक्टिस एंड द इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड। मतलब कि सिंपल है बच्चे कि हर जगह से रिकॉग्निशन मिला, ठीक है, क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है बोर्ड की, ठीक है ना। अब बोर्ड क्या है, ISO सर्टिफाइड है। अगर बच्चे इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑथराइज बोर्ड है। चलिए आगे देखते हैं, मोस्ट प्रॉमिसिंग ओपन बोर्ड इन इंडिया, मतलब कि बहुत इनको कितना सर्टिफिकेशन भी मिला है। तो मैं ये बातें दिखा करके आपको प्रूव करना चाह रहा हूँ कि दिस बोर्ड इज अ ऑथराइज बोर्ड, ठीक है। और आई एम ऑल्सो ऑथराइज पर्सन, आई एम अ CSE BLE ऑथराइज पर्सन टू टेल यू द दिस थिंग टू दिस इज द ऑथराइज बोर्ड टू गेट एडमिशन 10th एंड 12th टू गेट अ पास, मतलब आप पास हो सकते हो, एडमिशन ले सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई एम ऑल्सो ऑथराइज पर्सन, ओके बच्चे, मैं भी एक ऑथराइज पर्सन हूँ ये बात बताने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है। तो बच्चे देखो जरा, यहाँ पे क्या है, बहुत से ऑर्गेनाइज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ NEP, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था NEP का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो नई पॉलिसी आई थी 2020 की, तो बच्चे उसके लिए भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। मतलब यार देख रहे हो पूरा पैन इंडिया पे काम कर रहे हैं, तो मतलब ऑथराइज है, ठीक है ना। अब देखो आप इक्विवेलेंट किसके हैं, तो इक्विवेलेंस टू द देखो MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, NIOS, मैं आपको कब से NIOS कर रहा हूँ, तो NIOS इज इक्वल टू बोसे बोर्ड, ठीक है ना। और बोसे देखो एक बात समझाता हूँ मैं, NIOS इक्वल टू CBSE, मैं आपको पिछले कितने सारे वीडियोस में बता रखा हूँ। और NIOS इज इक्वल टू बोसे बोर्ड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है, वेबसाइट से निकाल, ये वेबसाइट का डेटा है, ठीक है ना। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज मैथमेटिक्स में 10वीं क्लास या 9th क्लास या 8th क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल देन राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल, दैट मीन CBSE। अब CBSE से कंपेरिजन करता हूँ मैं किसी भी बोर्ड को, क्योंकि CBSE जो बच्चे मोस्ट रिकॉग्नाइज बोर्ड है एंड सारे बच्चे जानते हैं कि CBSE क्या है, ठीक है, लेकिन बोसे बोर्ड नहीं जानते हैं। और मेरा पर्पस ये है रीचिंग द अनरिच, रीचिंग द अनरिच, ठीक है, जहाँ तक नहीं पहुँच पाया बोर्ड वहाँ तक मैं पहुँचाऊँगा बोर्ड को, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये से। आगे देखते हैं, अब बच्चे सेकेंडरी लेवल 10th, मतलब तो भाई 10वीं क्लास में एडमिशन लोगे तो आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, तो मिनिमम 15 साल का होना चाहिए बच्चा, ठीक है। अगर आपने उसने पहले पढ़ाई कर रखी है तो वो मतलब रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। बस एक लैंग्वेज होना चाहिए उसके पास, और 4 सब्जेक्ट वो कोई भी ले सकता है, मतलब 5 में से एक लैंग्वेज होना चाहिए, बाकी 4 कोई भी ले सकता है, ठीक है। और बच्चे क्या है, और सब्जेक्ट की लिस्ट अभी इसके बाद में बताऊंगा सब कौन कौन सब्जेक्ट हैं अवेलेबल, ठीक है। लैंग्वेज कौन कौन चूज़ कर सकता है, तो इंडिया में बच्चे जितने भी लैंग्वेज हैं आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, बंगाली, गुजराती, ठीक है, मराठी, तमिल, ठीक है ना, और क्या उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई सा भी मीडियम चूज़ कर सकते हो। तो सेकेंडरी लेवल 10th लेवल ये है, ठीक है ना। और 10वीं 15 साल मिनिमम होना चाहिए। और अगर पढ़े लिखे नहीं हो, कभी स्कूल नहीं गए, आपकी एज 40 साल हो चुकी है, 50 साल हो चुकी है, तो भी बच्चे ये एग्जाम दे सकते हो यूजिंग द सेल्फ सर्टिफिकेट। और अगर आप NIOS में आते हो तो भी मैं यही बात बताता हूँ आपको। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखते रहो आगे। थोड़ा सा बच्चे वीडियो लंबा है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ इसके बारे में, ये बताने वाला हूँ, मैं ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लैंग्वेज में इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, असामी, नेपाली, उड़िया, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, टोटल 15 सब्जेक्ट, 15 लैंग्वेजेस हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स, मैथ्स है, गणित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो सारे NIOS वाले हैं, NIOS वाला है, ठीक है ना। सब सिलेबस भी वहीं से, अगर आपको बुक चाहिए रहेगा बोसे का तो NIOS की साइट पर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, होम साइंस, साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर हेरिटेज और अकाउंटेंसी, तो ये मेन सब्जेक्ट हैं जो नॉन लैंग्वेज है जो आपको पढ़ने होंगे, जो इसमें से आपको एक चूज कर सकते हो या कोई 2 चूज कर सकते हो, बाकी 3 तो आपको उनमें से ही चूज करना पड़ेगा। बच्चा जनरली 10वीं क्लास का क्या लेता है, मैथ्स लेगा, साइंस लेगा और सोशल साइंस लेगा, ठीक है ना। बाकी आप सब्जेक्ट कोई सा भी ले सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब क्या लिखा है बच्चे, लर्नर हैव टू चूज द 5 सब्जेक्ट, हाँ भाई
उसको मिनिमम, अगर आपको पास होना है किसी भी बोर्ड में, चाहे CBSE बोर्ड में, NIOS बोर्ड में, या फिर बच्चे आप पढ़ते हो किसी भी स्टेट बोर्ड में, तो आपके पास मिनिमम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, तो ही आपका काम बन पाएगा, ठीक है। अब 2 एडिशनल सब्जेक्ट वो ले सकता है, मतलब 5 + 2 सब्जेक्ट, मतलब मैक्सिमम वो 7 अलाउ है। साउथ क्या है, 7 सब्जेक्ट अलाउ है, इतने सब्जेक्ट 7 उसके पास अलाउ है। 5 उसका मेन सब्जेक्ट, 2 उसका एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल लेगा तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा, बात याद रखना, ठीक है ना। बाकी वो 7 ले सकता है। अब हर बोर्ड में यही रूल है, चाहे आप CBSE बोर्ड में हो, ठीक है ना, हर बोर्ड में यही रूल है कि, ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा फीस देना पड़ सकता है, ठीक है। और सब्जेक्ट विद हैव द थ्योरी एज वेल प्रैक्टिकल, मतलब कि सिंपल है यार, कि अगर ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हो जिसका थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी है, तो थ्योरी की एग्जाम की फीस अलग लगेगी और प्रैक्टिकल की एग्जाम की फीस अलग लगेगी। अब देखो जरा क्या है सीनियर सेकेंडरी। अब 12वीं क्लास का कोई बच्चा है तो सिंपल बता दूं, अगर आप 12वीं क्लास में एडमिशन लेते हो बोर्ड से बोर्ड में, तो आपको एटलीस्ट 10th पास होना पड़ेगा, ठीक है, फिर ही आप 12th में ले पाओगे एडमिशन, ठीक है ना। बाकी यहाँ अंग्रेजी में क्या लिखा है पढ़ के सुनाता हूँ। सीनियर सेकेंडरी प्रोग्राम इज इक्विवेलेंट टू द 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब 12वीं के बराबर होता है सीनियर सेकेंडरी। दो सक्सेसफुली पास द सेकेंडरी, वह बच्चे तो 10वीं पास कर लेते हैं, एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन द सीनियर सेकेंडरी, वो एलिजिबल हो जाते हैं सीनियर सेकेंडरी प्रोग्राम के लिए बोर्ड से बोर्ड के अंदर। ऑल एप्लीकेशन नीड टू सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ देयर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब कि सेकेंडरी सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी करके साइन कर देना है और वो अपलोड कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो हर सबको पता रहता है, सेल्फ अटेस्टेड तो करना ही पड़ता है। कहीं भी किसी को आप आधार कार्ड दे रहे हो तो अपना साइन करके दो कि वो मिस यूज ना कर पाए, ठीक है ना। आधार कार्ड की कॉपी लेते हो, आधार कार्ड फॉर एग्जाम्पल आपने लिया और आधार कार्ड दिया, यहाँ पे आपका एक आधार कार्ड आता है, दूसरा आधार कार्ड आता है, अगर A4 साइज है तो सीट A4 साइज है तो साइन आप यहाँ कर दो, इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा वो, है ना, ऐसे कर दो, तो वो सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं इसको। तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे सेल्फ अटेस्टेड रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये 12वीं क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो लैंग्वेज देखें तो हिंदी है, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, 13 लैंग्वेज अवेलेबल है 12वीं क्लास के लिए। मतलब ये सारे मीडियम्स हैं, इसमें से 13 में से किसी भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी है, ठीक है ना। अभी बच्चे 4 सब्जेक्ट अवेलेबल है जो कि नॉन लैंग्वेज है, जो कि मेन सब्जेक्ट हो सकता है आपका। मैथ्स है, फैमिली कम्युनिटी एंड स्टडी है, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिक्स, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, लॉ, जस्टिस एंड गवर्नेंस, डिजिटल लिटरेसी एंड द कंप्यूटर साइंस, सोशोलॉजी, टूरिज्म एंड द फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का मतलब है सिंपल फिजिकल एजुकेशन, जो कि आपने CBSE में पढ़ा था या फिर NIOS। तो बच्चे जो सब्जेक्ट है ना, आपने देख रहे होगा नाम बिल्कुल सेम है NIOS वाला। तो बच्चे जहां अगर आपको इसका बोसे बोर्ड में आपने एडमिशन ले लिया, मैंने आपको करवा दिया एडमिशन, ठीक है, नंबर पर कॉल किया था, आपने एडमिशन हो गया, तो बुक कहाँ से मिलेगा, तो बुक आपको NIOS की साइट से मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर नाम अलग है काम वही है, नाम अलग है काम वही है NIOS वाला, ठीक है। अब बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चे के मन में आएंगे, तो उसका ब्रीफ में आंसर दूंगा। पहला, वाई चूज बोसे, तो बोसे को चूज करने का कारण ये है कि बोसे आसान बोर्ड है, एग्जाम ऑनलाइन होता है तो आसानी से पास हो सकते हो। हाउ टू टेक एडमिशन इन बोसे, तो बच्चे बोसे का एडमिशन लेने के लिए आप बोसे के सेंटर पर जा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। एनी ऑथराइज पर्सन फ्रॉम द बोसे कैन गेट योर एडमिशन, या फिर आपको एडमिशन में हेल्प कर सकता है वो। और बच्चे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि किसी ऑथराइज पर्सन से एडमिशन लेना। क्यों? क्योंकि बच्चे आपको इन्फॉर्मेशन जो है, बोर्ड नया है तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंच पाए, तो बच्चे आप किसी ऑथराइज पर्सन को, मतलब मेरे से अगर आप डायरेक्टली कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर आपका एडमिशन मैं करता हूं तो। हु कैन टेक द एडमिशन इन बोसे, कौन ले सकता है, तो कोई भी ले सकता है जिसने जो CBSE में, अदर स्टेट बोर्ड में एटलीस्ट 1 में पास है और बाकी में फेल है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन टू सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी प्रोग्राम, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 10वीं के लिए बच्चे आपको कितना होना चाहिए, 15 साल का, और या फिर आपके पास सेल्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप बहुत 30-40 साल उम्र के हैं तो, और आपने पढ़ाई नहीं की है तो। और आप 10वीं क्लास में हैं तो 8वीं पास आपके पास मिनिमम होना चाहिए, या फिर सेल्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो बच्चे आपको 10वीं पास होना जरूरी होता है, ठीक है। अब आता है बच्चे व्हाट इज द मीडियम अवेलेबल, तो मीडियम मैंने आपको बताया 15 लैंग्वेज है, कोई सा भी चूज कर सकते हो। फिर है कैन लर्नर टेक ए वोकेशनल सब्जेक्ट, हाँ वो वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकता है, एक सब्जेक्ट उसके पास अलाउ रहता है, वो ले सकता है वोकेशनल सब्जेक्ट। कैन लर्नर चेंज द सब्जेक्ट, हाँ भाई सब्जेक्ट चेंज कर सकता है और एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकता है, चेंज भी कर सकता है और एडिशनल सब्जेक्ट भी ले सकता है। एडिशनल 2 अलाउ है उसके पास, चेंज करने का फीस देना पड़ेगा 500 रुपया। व्हाट इज द
पासिंग सर्टिफिकेशन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। मतलब अगर एडमिशन ले लिया तो पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो 10वीं क्लास के हो तो 33% लाना पड़ेगा ईच सब्जेक्ट में, और अगर 12वीं क्लास में हो तो बच्चे 33% तो लाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में अलग 33%, मतलब प्रैक्टिकल वाले 33% लाना पड़ेगा और थ्योरी में अलग 33%। वो CBSE की तरह, NIOS की तरह और दूसरे बोर्ड में सारे में एक ही रूल होता है, और वही मैं बता रहा हूँ आपको। फिर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द रिजल्ट, मतलब मैंने बताया 4 से 6 वीक, मतलब 30 से 45 दिन, मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। और व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन, क्या प्रोसीजर है, तो बच्चे जब आपका एडमिशन हो जाएगा, प्रोसीजर के लिए बच्चे वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और इवन बच्चे जिसने 15-25 अप्रैल का एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट भी आ चुका है, आज ही आया, जाके चेक भी कर सकते हैं, खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ मार्कशीट वैलिड फॉर द ऑल इंडिया, हाँ भाई ऑल इंडिया में वैलिड है, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओ, प्राइवेट एग्जाम देने जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, कहीं प्राइवेट कॉलेज में जाओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाओ, गवर्नमेंट जॉब में जाओ, इवन देश के बाहर जाना चाहते हो तब भी ये बोर्ड वैलिड है, मार्कशीट वैलिड है। नीट भी वैलिड है, नीट के लिए CBSE में जाना चाहते हो, नीट में जाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, JEE मेंस करना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो मेरी तरह, ठीक है, मैंने बीटेक किया था, ठीक है बच्चे, तो वैसे मैंने CBSE बोर्ड से किया था, तो अगर आप फेल हो गए हो CBSE बोर्ड में और यहाँ पे आपको एग्जाम देना है तो आप आ सकते हो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, आपका मतलब काम हो जाएगा ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट इज़ द इंग्लिश इन अ कोर्स, हाँ भाई क्या लिखा है, लिस्टेड इन कोर्स, हाँ बच्चे कोर्स लिस्टेड है इसके अंदर, बहुत बढ़िया है ये। डू यू प्रोवाइड अ लीविंग सर्टिफिकेट, नहीं बच्चे लीविंग सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओपन बोर्ड प्रोवाइड नहीं करता, तो आपको क्या मिलेगा, माइग्रेशन कम पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको NIOS में नहीं देता ये तो। इज वैलिड फॉर द पासपोर्ट, क्या इसका इस्तेमाल करके पासपोर्ट बन जाएगा, तो हाँ बच्चे पासपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला पेज देखते हैं क्या है, अगला पेज कहता है, अगला स्लाइड है बच्चे, देखो इन सवालों, ये सवाल आपके मन में आते हैं और इसलिए मैं ये सवाल डायरेक्टली लेके आया हूँ आपके यहाँ आपके लिए। व्हाट इज द पास सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द सेकेंडरी, अच्छा क्या क्राइटेरिया पासिंग का बताया, तो 33% होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, है ना, प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलग अलग 33% लाना पड़ेगा, अलग अलग पास होना पड़ेगा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का ड्यूरेशन क्या है, 30 से 45 दिन, ठीक है, इसमें आ जाता है। प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन बताया मैंने आपको क्या प्रोसीजर होता है वेरिफिकेशन का, ठीक है ना आपको। इज द मार्कशीट वैलिड ऑल ओवर इंडिया, हाँ भाई मार्कशीट ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, ठीक है। अनलिस्टेड कोप से, हाँ भाई कोप से में अनलिस्टेड है, वैलिड है, वेरीफाइड है, बहुत ऑथराइज है, ठीक है, 2020 में शुरुआत हुआ है, मोदी जी ने बच्चे शुरुआत किया है, तो बहुत अच्छा बोर्ड है ये, ठीक है ना, सिक्किम का बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, बट बहुत सही बोर्ड है। डू यू प्रोवाइड अ लिविंग सर्टिफिकेट, नहीं लिविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते, कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन माइग्रेशन कम पासिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। पासपोर्ट के लिए वैलिड है, हाँ भाई वैलिड है। नीट के लिए वैलिड है क्या, तो नीट के लिए वैलिड है। नेवरदलेस बच्चे जहाँ भी एडमिशन लेने जा रहे हो, जिस भी कॉलेज में लेने जा रहे हो, बस जाके आपको पूछ लेना है कि मैं बोसे से पास आउट हूँ, क्या एडमिशन ले लोगे, और 100% चाहे NIOS से हो, बोसे बोर्ड से हो या अदर बोर्ड से हो, आपका एडमिशन लिया जाएगा। भारत में टोटल बच्चे 70 बोर्ड है, नेशनल, स्टेट और बोसे और NIOS को मिलाकर के टोटल 65 से लेकर 70 बोर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना, तो उतना रिकॉग्नाइज है ये। तो व्हाट ऑल रिकॉग्निशन एंड द अप्रूवल बोर्ड हैव, तो हाँ भाई इसके पास सारे अप्रूवल्स हैं, सारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैं बच्चे, कोई भी बोर्ड ऐसे नहीं चलाया जा सकता जब तक उसके पास सारे अप्रूवल ना हो, तो अप्रूवल इसके पास है, ठीक है ना, ऑथराइज बोर्ड है, तो यहाँ पे आके आप एडमिशन ले सकते हो, पास होकर निकल सकते हो। क्या आप ITI कर सकते हो, हाँ ठीक है। अब इसके बारे में सवाल पूछना चाहते हो जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, तो RTI फाइल करो, 10 रुपये की नॉमिनल फीस दो और इनको भेज दो इनके कॉन्टैक्ट एड्रेस पर, ठीक है ना, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर द करेक्शन को अप्लाई कैसे करना है, तो बच्चे आप कुछ नहीं करना, आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, या फिर आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हाउ टू अप्लाई फॉर अ न्यू मार्कशीट इन द ओरिजिनल इज लॉस्ट, अगर नया मार्कशीट अप्लाई कैसे करें, अगर पुराना वाला खो गया है तो भाई खोया है तो लॉस्ट का FIR करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन जाओगे, FIR करोगे और FIR की कॉपी जाके यहाँ पे अपलोड कर दोगे, नई वाली मार्कशीट आपको घर पे आ जाएगी, नॉमिनल फीस आपको पे करना पड़ेगा। अब बच्चे सारा का सारा हो गया, वीडियो खत्म होता है, एंड आई होप आपको बोसे बोर्ड के बारे में जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और बच्चे ठीक है एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं, होने वाले हैं इसके भी, बोसे बोर्ड के भी, और बच्चे आपका NIOS बोर्ड का भी एग्ज़ाम आने वाला है, दोनों एग्ज़ाम साथ में हो रहा होता है। तो बच्चे अगर आपको एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट कर लेना, एडमिशन हो जाएगा। बाकी बच्चे लाइक्स
लाइक भी करो भाई, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। बहुत लोग बहुत छोटा बोल रहे होते हैं नंबर छोटा होने के कारण। तो बच्चे नंबर से मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर करता है कि कौन सा इंसान आपको बता रहा है। बच्चे मैं अपने बारे में बता देता हूँ, आई एम अ बीटेक इंजीनियर। मैंने बच्चे कंप्यूटर साइंस से बीटेक इंजीनियर किया है। कॉलेज का नाम बताना ठीक नहीं रहेगा, बट दिस इज द गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट कॉलेज था वो, ठीक है ना बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे अगर बीटेक मैंने किया है तो इवन आपके लिए मैं अच्छा ही बातें बताऊंगा। यू आर नॉट माई दुश्मन, आप मेरे दुश्मन नहीं हो। तो बच्चे मैं आपको चाहूंगा कि सबका अच्छा हो, भला हो, सब आगे बढ़े। और जब माता पिता आपके परेशान है फेल होने के कारण, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चे बेल आइकन दबा दो। बाकी ये वीडियो शेयर कर दो जो एनओएस का एग्जाम दे रहा है। बच्चे देखो यहाँ पे सारे वीडियो अपने एनओएस वाले बच्चों ने दिखा है, ठीक है ना। और अगर आपने देखा है बच्चे, और अगर इंटरेस्टेड हो तो बच्चे यहाँ भी एग्जाम दे सकते हो। मतलब बच्चा आप कंपार्टमेंट का सीबीएसई का एग्जाम दे सकते हो, वो भी एग्जाम दे सकते हो, एनओएस में भी दे सकते हो, और बोर्ड से बोर्ड में दे सकते हो। अगर तीनों एग्जाम साथ में दिया तो कहीं ना कहीं तो पास होकर निकलोगे, और जहाँ पास होकर निकले तो बाकी छोड़ दो, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। बाकी बच्चे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।